आओ अब एक अमेजिंग चीज के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। यहां मैंने एक बीकर में पानी ले लिया है और अब मैं बहुत ही सावधानी के साथ एक हल्की सी नीडल को इसके सरफेस पे छोड़ने वाला हूं। तो जैसे ही मैं इस नीडल को छोड़ूंगा, ये नीडल इसी सरफेस पे रहने वाली है और ये नीडल डूबेगी नहीं। यहाँ देखो, मेरे दोस्त ने सेम एक्सपेरिमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है। ये बहुत ही केयरफुली एक नीडल को पानी के सरफेस के ऊपर रखता है और जैसे ही ये इसे छोड़ता है तो ये नीडल फ्लोट करने लगती है। ऑलमोस्ट लगता है कि फ्लोट कर रही है और ये डूबती नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्योंकि ये नीडल ये तो मेटल की बनी हुई दिख रही है मुझे और ये डेंसर होनी चाहिए, यानी कि ये पानी में डूब जानी चाहिए। तो ये फ्लोट कैसे कर रही है? तो असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी के पास होता है सरफेस टेंशन। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये नीडल फ्लोट कर रही है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है और मैं उस ऑब्जेक्ट को ढकेल दूं नीचे की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर इस केस में मैं नीडल को ढकेल दूं, तो ये नीडल टप से नीचे गिर जाने वाली है। देखो, यहाँ एक्सपेरिमेंट में मेरे दोस्त ने भी सेम चीज किया। जैसे ही वो नीडल को हल्का सा ढकेलता है और इस लिक्विड की, इस वाटर की सरफेस टेंशन को तोड़ता है ना, तो वैसे ही पूरी की पूरी नीडल ये टप से नीचे सिंक कर जाती है। क्योंकि ये तो डेंसर है तो इसे सिंक ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरफेस पे आखिरकार हो क्या रहा है? ये पानी में सरफेस टेंशन ये आती कहाँ से है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल को ले लूँ, तो ये मॉलिक्यूल ये इन सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा हर डायरेक्शन में। और इस फिनोमेना को हम बोल देते हैं कोहेजन। अगर एक मटेरियल की मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कोहेजन। और इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो अब देखते हैं कि इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण पानी के अंदर सरफेस टेंशन कैसे जनरेट होता है। तो अब बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की जो कि पानी के अंदर है। अब ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से घिरा होगा मॉलिक्यूल से और ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे। यानी कि इस मॉलिक्यूल पे हर एक डायरेक्शन में एक इक्वल पुलिंग फोर्स लगने वाला है। यानी कि नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे हो गया 0। यानी कि ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है। अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी इधर डिस्प्लेस होती है ना, तो ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स अब तेजी से इसे पुल करेंगे और वापस इसे ले आएंगे इसकी मेन पोजीशन पे। लेकिन आओ अब देखते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है। अब अगर इस सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसे पुल कर रहे होंगे ये बाजू वाले सरफेस के मॉलिक्यूल या फिर इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स। इसके ऊपर तो कोई वाटर की मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसे ऊपर से कोई पुल नहीं मिल रहा होगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल पे फोर्सेस लग रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, केवल यहाँ यहाँ या फिर नीचे के डायरेक्शन से। अब देखो, इसके कारण क्या होगा कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स ये पास पास आ जाएंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के थोड़ा क्लोज चला जाने वाला है और वैसे ही बाकी सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स ये भी अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ज़्यादा क्लोज चले जाने वाले हैं और यहाँ पे एक हाई डेंसिटी हो जाएगी। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होने वाला है, जिसे हम टेंशन की तरह भी देख सकते हैं। और ये अब कुछ वेट को बैलेंस कर सकते हैं। ऊपर से अगर कोई वेट पड़े तो उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए जब मैं एक हल्की सी नीडल को ऊपर रखता हूं ना, तो ये सरफेस टेंशन जो कि जनरेट हुआ सरफेस पे, ये इस नीडल के वेट को बैलेंस कर लेता है। आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि पानी के ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह चल पाते हैं। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पानी के पास एक हाई सरफेस टेंशन है जो कि इन इंसेक्ट्स की हल्की वेट को बैलेंस कर लेता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम अगर अपने गंदे हाथों को धोने की कोशिश करो केवल पानी से, तो क्या होगा कि पानी तुम्हारी सारी गंदगी को नहीं निकाल पाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के पास होता है एक हाई सरफेस टेंशन और ये जाके यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह बना लेता है, बड़े बड़े ड्रॉप्स बना लेता है। और ये ड्रॉप्स तुम्हारे हाथ के क्रैक्स इनके बीच में नहीं घुस पाते हैं और गंदगियों को नहीं निकाल पाते हैं। ये देखो, ये बड़ा सा ड्रॉप है पानी का और ये तुम्हारे हाथ के क्रैक्स मान लो, और ये ड्रॉप इन क्रैक्स के अंदर नहीं घुस पा रहा है, गंदगी को नहीं निकाल पा रहा है। और इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सोप का। जब सोप पानी के साथ मिलता है तो सोप सॉल्यूशन इसकी सरफेस टेंशन ये बहुत ही कम हो जाती है और अब ये तुम्हारे हाथ के क्रैक्स के बीच की गंदगी को भी निकाल सकता है। तो हमने देखा कि पानी के पास होता है सरफेस टेंशन और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे होते हैं। लेकिन देखो, पानी के मॉलिक्यूल्स केवल एक दूसरे को ही अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये किसी और मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी रखा हुआ है इस ग्लास कंटेनर में, तो यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स
किसी और मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। कोहेशन में क्या होता था कि किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाने वाले हैं, यहाँ और यहाँ से। अब ऐसा तुमने अक्सर देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब में। अगर तुम कोई एक थिन ट्यूब लो और उसमें तुम पानी को मेजर करने की कोशिश करो, तो तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पानी की टॉप मोस्ट सरफेस ये थोड़ी सी बल्ज्ड हो जाती है। ये ऐसे थोड़ी सी बल्ज्ड दिखती है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की मॉलिक्यूल्स ये ग्लास के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रही हैं एडहेशन के थ्रू। अब एडहेशन के कारण एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, कैपिलरी एक्शन। अगर तुम एक पतली सी ट्यूब लो, ग्लास की ट्यूब, और उसे पानी के अंदर डाल दो, तो पानी का लेवल जो कि यहां तक था, ये अब ऊपर उठ जाने वाला है। पानी अब इस ट्यूब के अंदर राइज करने वाली है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स इस ग्लास के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और खुद को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। अब अगर इस ट्यूब के जगह पे तुम एक और पतली ट्यूब डाल दो, इससे भी पतली ट्यूब, तो इस केस में पानी और ऊपर तक राइज करने वाला है, ये और ऊपर तक आने वाला है। अब देखो, इसे हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में तुम पढ़ने वाले हो बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि फ्लूइड वो ट्यूब के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होती है, और इसी कारण से वो आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो देखो, इस वीडियो में हमने दो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा, कोहेशन और एडहेशन। और कोहेशन की मदद से हमने ये सीखा कि सरफेस टेंशन कैसे जनरेट होता है, और एडहेशन की मदद से हमने समझा कि कैपिलरी एक्शन ये कैसे होती है।